हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग करा सकते हैं, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में क्या बताया जा रहा है, समझिएगा। बोला गया टीन, और टीन को बोला गया टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी नंबर मिलता है, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। यह टोटल कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट का होता है, जो पेन पे आधारित होता है, जिसे बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। अब ध्यान से सुनना समझना। मतलब पहले जो लोग टैक्स पे करते थे उनको एक नंबर मिलता था जिसे बोलते थे टीन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन अब लोग जीएसटी में जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको एक जीएसटी नंबर मिलेगा। मतलब पहले जो व्यापारी टैक्स को पे करने के लिए टीन नंबर के सहारे पे करते थे, ठीक है, आज वही टैक्स लोग पे करेंगे किसके सहारे? जीएसटी नंबर के सहारे, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, जीएसटी नंबर होता है, वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट। ठीक है, वो भी जो 15 अंक जो होता है वो किसके बेस पे बना होता है? पैन कार्ड के बेस पे, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पे, जिसे बोलते हैं अस्थायी खाता संख्या। और अस्थायी खाता संख्या कितने नंबर का होता है? 10 अंक का होता है। अब ध्यान से सुनना समझना। मतलब जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, तो पहले तो उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। क्योंकि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा, जो पैन कार्ड के सहारे ही होगा, और उसको नंबर मिलेगा वो जीएसटी नंबर, वो पेन पे आधारित रहेगा। मतलब जो 10 अंक जो बीच में रहेगा वो पैन कार्ड नंबर रहेगा। और इसीलिए पैन कार्ड नंबर भी सबका यूनिक होता है और जीएसटी नंबर भी सबका यूनिक होता है। मतलब मेरा जो पैन कार्ड नंबर है आप लोग का नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक दो डिजिट अलग होंगे। ठीक है, तो जब हम लोग पैन कार्ड के आधार पर जीएसटी नंबर बनाएंगे तो स्टेट कोड सेम हो सकता है, एंटिटी कोड सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैन कार्ड नंबर अलग अलग होगा, और इसीलिए जीएसटी नंबर भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में यही दिखाया गया आपको। चलो इसको हम समझाते हैं। मतलब पहले क्लियर हुआ ना कि अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो क्या मिलेगा? जीएसटी नंबर, जिसे क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने अंक का होता है? 15। किसके आधार पे बना होता है? पैन कार्ड के आधार पे। पैन कार्ड कितने नंबर का होता है? 10 अंक का होता है। ध्यान दे। अब चलो, 10 तो मुझे पता चल रहा है कि पैन कार्ड है, लेकिन 5 और क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है इसमें कि स्टेट कोड में यहाँ पे जो 2 अंक शुरू का जो मिलेगा आपको, कितना? 2 अंक, वह उसे बोलेंगे स्टेट कोड, जिसे बोलते जीएसटी स्टेट कोड। क्या बोलेंगे? जीएसटी स्टेट कोड। और जो ये 10 अंक मिलेगा, 10 अंक ये जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, ठीक है, यह पैन कार्ड नंबर है। क्या है? पैन कार्ड नंबर है। और उसके बाद से ये जो 3 अंक दिख रहे हैं, यह हमारा क्या है? फर्स्ट वाला कोड बोलते हैं एंटिटी कोड, ब्लैंक और चेक सम डिजिट। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, बस समझिए 3 अंक और इसको मिला दिया जाता है, और 2 अंक स्टेट कोड, टोटल बना दिया जाता है कितना? 15 अंक। लेकिन यह जो यूनिक होता है, यह वाला यूनिक होता है, यह सेम हो सकता है और ये भी कभी कभी सेम हो सकता है, लेकिन यह अलग होने के कारण जीएसटी नंबर भी सबका यूनिक होता है, अलग अलग होता है। समझे? तो 15 अंक में जो शुरुआत का जो 2 अंक होगा वह क्या होगा? स्टेट कोड। उसके बाद जो 10 अंक होगा वह क्या होगा? पैन कार्ड नंबर। और उसके बाद जो 3 अंक होगा वो क्या होगा? एंटिटी कोड, ठीक है, ब्लैंक चेक सम डिजिट। मतलब वैसे हम लोग 3 अंक और बना के और टोटल मिला के बनाते कितना है? 15। ये कोड सबका अलग अलग होता है, ठीक है, इसको याद नहीं रहता, सबको चेक करना पड़ता है। हमारी कुशीनगर का क्या है, ठीक है, देवरिया का क्या है,
ठीक है, कि कोड सबका अलग अलग होता है, याद नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे एंटिटी कोड, जैसे हम लोग का कंट्री कोड है ना, ठीक है, वैसे एंटिटी कोड भी होता है। ठीक है, जिले वाइज क्या होता है, जिले वाइज। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे है, लेकिन जीएसटी में मतलब अलग होता है, और वैसे नॉर्मल कहीं फॉर्म भरते वहां पर अलग होता है, मतलब मैक्सिमम जगह यही होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो टोटल मिला के 15 बनता है, ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस हम स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं कि इतने में किसको क्या कहते हैं, हो जाएगा। हाँ, सर्च करना तो एंटिटी कोड के बारे में सर्च कर लेना, ब्लैंक तो वैसे दिया जाता है, चेक सम डिजिट, वैसे नंबर हम लोग देते हैं, कुछ करते नहीं है। ठीक है, मतलब जिले वाइज ये एंटिटी कोड सबको प्रोवाइड किया जाता है, बताना पड़ता है। अब देखो, यह तो तरीका था, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोग तुमको जीएसटी नंबर मिलेगा, लेकिन कौन कौन लोग कराएंगे और कौन कौन लोग नहीं कराएंगे, ये तो समझना बहुत जरूरी है। तो चलो, लिखा गया है लाइबिलिटी टू रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन लाइबल है, उनकी लाइबिलिटी जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। तो बताया जा रहा है, देयर सोल्ड लिमिट, ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है, और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। तो चलो, पहले तो हम लोग जानते हैं कि यह एनुअल एग्रीगेटिव टर्नओवर क्या होता है, या एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो देखो, जब भी आपके सामने आ जाए एनुअल टर्नओवर, जिसे एटीओ बोलते हैं, ठीक है ना, एनुअल टर्नओवर जब भी नाम आ जाए, या उसे बोला जाए एनुअल एग्रीगेटिव टर्नओवर, या बोला जाए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, तो समझ जाना यह किसकी बात हो रही है, टोटल सेल अमाउंट की। किसकी, टोटल सेल अमाउंट की, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, मतलब साल भर में आप मार्च, ठीक है, साल भर में आपने कितने लाख रुपए का बेचे हो, कितने करोड़ का बेचे हो, या कितने हजार का बेचे हो, या कितने रुपए का बेचे हो, वह पूरा सेल अमाउंट ही टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्नओवर, और उसे बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। कितना क्लियर हुआ सबको। मतलब सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ और साल भर में 20 लाख रुपए का माल बेच ले जाते हैं, या साल भर में 20 लाख रुपए का हम सर्विस दे देते, उसे बोलेंगे हम 20 लाख का हमारा टर्नओवर है। कितना है, 20 लाख। कोई व्यापारी है जो साल भर में 1 करोड़ रुपए का माल बेच देता है, तो उसे बोलेंगे 1 करोड़ का टर्नओवर है। कोई व्यापारी 2 करोड़ का माल बेच देता है, तो उसे बोलेंगे उनका टर्नओवर 2 करोड़ का। खरीदा कितना, इस पे हमें चर्चा नहीं करना, साल भर में कितने रुपए का बेच दे रहा है, उसको बोलते टर्नओवर। नहीं सुने होगे आप लोग, सुने होगे, अरे यार इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, इनका टर्नओवर कम है, मतलब क्या है, इनका बिक्री इतनी लाख रुपए तक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। फिर अगला पॉइंट क्या लिखवाए आपको बताए हैं, इसके अंतर्गत टैक्सेबल, टैक्सेबल का मतलब वह गुड्स, जैसे मान लो ये रिमोट हो गया, इस रिमोट को हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इस पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है, इसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, इसी को बोलते हैं टैक्सेबल। क्या बोलेंगे इसको, टैक्सेबल। मतलब इस पे जीएसटी है, चाहे 3% हो, चाहे 5% हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, चाहे 28 हो, मतलब एक भी परसेंट टैक्स है, उसे बोलेंगे टैक्सेबल गुड्स। क्या बोलेंगे, टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब वह गुड्स, वह सर्विस जिसपे टैक्स एबल है, लागू होगा, उसे बोलते हैं टैक्सेबल। उसके बाद से लिखवा एग्जेम, मतलब ये गुड्स हम बेच रहे हैं और इसमें जीएसटी के अंडर में एक भी रुपया टैक्स चार्ज नहीं लिया जा रहा, इसे बोलते हैं एग्जेप्टेड। क्या बोलेंगे, एग्जेप्टेड है, मतलब इसमें एक भी परसेंट टैक्स नहीं है।
और अगला एक्सपोर्ट तो कल ही पाया था आपने, एक्सपोर्ट भूल गया, बताइए क्या कर रहे हैं। हाँ क्लियर है ना। तो ये तरीके हैं। तो मैंने आपको बताया था टैक्सेबल क्या होता है, इनकम क्या होता है, सब एक्सपोर्ट क्या होता है। मतलब वो टैक्सेबल सामान बेच के पैसा कमाए, या एग्जेम्प्टेड बेच के कमाए, या केवल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान भिजवाए या मंगवाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। इसमें से तीनों में से कोई भी आएगा और उसका टर्नओवर अगर मेरे रूल के हिसाब से होगा, ठीक है, जो इसने रूल बनाया 2017 के बाद, ठीक है, उस रूल के हिसाब से होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होगा, उसकी लाइबिलिटीज है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब कैसे कराएगा, तो देखो इसका लिमिट भी दिया गया क्या, तो नीचे आ, अब बोला गया है कि देखो यहाँ पे हमारे दो कैटेगरी बनाए गए हैं, ठीक है। टर्नओवर का लिमिट क्या होना चाहिए और रीजन क्या होना चाहिए, तो बताया जा रहा है आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बताया जा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। मतलब ये जितने हमारे स्टेट हैं इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया, और बोला गया यहाँ पे लिमिट है 20 लाख। कितना दिया गया है, 20 लाख। और उसके बाद हमने लिखा है द रेस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद से जितने हमारे भारत में स्टेट हैं, उसके बाद से जितने स्टेट आएंगे उनका लिमिट गया है 40 लाख। आपको सर क्या मतलब है, मतलब यही है कि अगर हम यूपी के व्यापारी, तो मेरा अगर टर्नओवर 40 लाख होगा तो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर उससे कम है तो नहीं करा सकते हैं, चाहेंगे तो करा भी सकते, 1 रुपया होगा तो भी करा सकते, 2 रुपये होगा तो भी कराओगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन कब से करेगा जी। अब रूल है, पहले कम था, पहले कितना था 2019 से पहले इसका 20,000 अमाउंट था, 20 लाख, 40 नहीं था, 20 लाख था। और जहां पे 20 लाख था वहां पे 10 लाख था, कब 17 से लेकर 19 के बीच में। अब चेंज हो गया, तो लेटेस्ट वाला पढ़ना है, ओल्ड वाला नहीं जानना है, क्योंकि इसमें कोई पूछेगा इस समय वाला पूछेगा। तो 17 से लेकर 19 तक स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख रखा गया था, रेस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद जितने स्टेट आ रहे थे उसमें 20 लाख रखा गया था। लेकिन 2019 से हमारे से चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद से क्या बोले गए, इस समय जितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट आएंगे उनका 20 लाख होना चाहिए, और उसके बाद जितने हमारे स्टेट आएंगे उसका 40 लाख होना चाहिए। इस मान लो इसमें से हम असम के व्यापारी हैं, तो मेरा टर्नओवर कितना गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा 20 लाख। अगर उतना है तो लाइबल है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं है तो नहीं लाइबल, समझे। अगर कहो सर फिर भी कराना चाहते तो करा सकते हो, चाहे 10 रुपए का बेचो, चाहे 15 रुपए का बेचो, चाहे 1 रुपए का ना बेचो, व्यापार किए हो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है करा सकते हो, इसके लिए गवर्नमेंट नहीं रोकता। क्लियर है ना। अब चलो, कई लोग का क्वेश्चन भी होगा या पूछेंगे नहीं, अलग बात है, दिमाग में चल रहा होगा सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्यों बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसके स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा क्यों दिया गया, ठीक है, बोलिए वहां की, चलिए और कोई बताए, बोलो। मतलब मान लो राष्ट्र हमारा एक ही है, इसको क्यों रख दिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और हम लोग को कुछ भी नहीं दिया है, कोई ना कोई रीजन होगा जी। रीजन यह है कि वहां की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, फर्स्ट, सेकेंड वहां का पॉपुलेशन भी कम है, और थर्ड वहां पे व्यापार बहुत कम चलता है, कभी बाढ़ कभी कुछ, जिसके चलते व्यापारिक स्थिति सही से उन लोग का चल नहीं पाता है। तो आप बताओ, हम 40 लाख कमाते नहीं है, 40 लाख का लिमिट दे दे तो ना 40 लाख होगा ना हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट चला के जब देख रहा जहां जिसकी क्षमता उसके हिसाब से रूल लगाएंगे, बोला हम 10 रुपए दे सकते हैं तो 10 रुपए का रूल लगा दिया,
और जो 2 रुपए देने वाला 2 रुपए रूल लगा दिया। तो बोला इसमें तो कोई स्टेट आएगा तो परेशान मत हो, तुम्हारा व्यापार थोड़ा सा कम चलता है, आर्थिक स्थिति वहां का सही नहीं है, तो इसके लिए क्या लिमिट रख दिया, क्या 20 लाख। ठीक है, और उसके बाद से जितने स्टेट आएंगे क्या रखा गया, हाँ बस समझना पैसे के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, और थोड़ा सा कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहता है। मेहनत करे बिल्डिंग बनवाया, पता नहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, आंधी के चलते कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाते हैं, इसके चलते तो कमजोर हो जा रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत आगे, ये जितने स्टेट है ना बहुत आगे हैं इसके मामले में जी। तो ध्यान रहे, बस इसको पैसे के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में कमजोर समझेंगे, लेकिन यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी भी है, और प्लस पढ़ने वाली की संख्या ज्यादा है, यूपी से ज्यादा है, बिहार से ज्यादा है, अदर स्टेट से बहुत ज्यादा है, असम का बहुत अच्छा है इन सब में। ठीक है, और भी है असम के बारे में ज्यादा जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठीक है गूगल पे हमेशा सर्च भी करते रहते हैं, और 2-3 लोग का हमारे यहाँ शादी भी हुआ है असम यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो वहां आने के बाद से देखो ध्यान देना पता भी चलता है वो आती कब है, ठीक है 2 साल पर 3 साल में एक बार आती है, ठीक है, हमारे घर के बगल में ही, ठीक है, उसके पापा वहीं पे रहते थे, तो वहीं से अब बारात यहाँ पे आया था, ठीक है, ठीक है, मतलब गांव में भी घर है लेकिन असम ही रहते पूरा, मतलब सब कुछ वहीं पे है, तो कभी कभी लोग आते हैं, हर एक त्योहार पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, शादी उदी पड़ा उसमें आ सकते हैं लोग, ठीक है, और नहीं आते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। बहुत है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का दूर दूर बहुत शादी होता है। चलिए आते हैं, यह तो 20 लाख और 40 लाख का था क्या, टर्नओवर की लिमिट, ठीक है। अब आते हैं अगला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब ये तो लाइबल होंगे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं होंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के रूल बनाए गए कि 40 लाख नहीं होगा फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और 20 लाख नहीं होगा फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको तो किसको किसको कराना होगा, उसके कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो लगभग 8 लाइन है, उसको देखते हैं समझते हैं। तो देखो पहला बताया जा रहा है, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब पहला कैटेगरी क्या है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है पहले में, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन, हम हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है, बिजनेस या कोई व्यापारी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट मतलब जी एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब एक कोई पर्सन या बिजनेसमैन अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करता, मतलब ऐसे गुड्स को, ऐसे सर्विस को भेजता है जिस पर टैक्स लेता है और देता है, तो बताया जा रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। और समझना चाहे वो 15 रुपए का बेचता हो, चाहे 20 रुपए का, चाहे 1 लाख का, चाहे 10,000, उसका लिमिट भले ही 40 लाख नहीं, यूपी का है, ठीक है, 20 लाख नहीं है, मणिपुर का है, फिर भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसको, अगर वह टैक्सेबल गुड्स बेचता है अपने स्टेट में नहीं, किसी अदर स्टेट, तो सुना आया, तो मैक्सिमम इसके अंदर आना, ठीक है, 40 लाख में कम आते हैं लोग, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा, भगना नहीं है इससे, दिक्कत हो जाए। और अगला सेकेंड देखो, अगर कोई कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्यों कम क्यों ना। अब ध्यान दीजिएगा, कैजुअल नॉन रेजिडेंस का मतलब क्या है, हंसी आ जा रही है तुम लोग को, तो क्यों क्यों बोल दे रहा हूँ, तो आओ यहाँ पे बताएं, यह हमें अच्छा नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाते समय अगर कुछ कोई ऐसा वर्ड है, अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार हम वर्ड 2-4 बार रिपीट कर दिए, ठीक है, तो आप लोग उसे दूसरे वे में ले लेते हैं, ये गलत है। तो चलिए बताइए, कैजुअल एंड नॉन नॉन रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं, कहाँ का परमानेंट नहीं है,
चलिए यहाँ पे व्यापारी का नाम है ये नहीं इसमें। चलिए अगर आ जाए कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो हमारे यहाँ का निवासी नहीं, ठीक है, और दूसरी जगह का है फिर भी हमारे यहाँ व्यापार कर रहा है और वो टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल बोलो, टैक्स लेता है और टैक्स देता भी, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर 20 लाख ना हो, 40 लाख ना हो। क्लियर है? चलिए सेकेंड अगला, जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लाइबल है, उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, भले लिमिट 40 लाख ना हो, 20 लाख ना हो। अब आरसीएम का मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो जिससे माल वो खरीद रहा है उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं, और एक ही बिल में 5,000 का जब माल खरीदता है तो गवर्नमेंट कहता है बाबू हम उसको तो जानते नहीं है और आप उससे खरीदोगे, मैं आईटीसी कैसे दूंगा तुमको, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कहता है बाबू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत उसका टैक्स आप ही पे कर देना, उसका टैक्स क्या कर देना, आप ही पे कर देना, वो उसको हम नहीं जानते हैं, उसे बोल दिया कि आरटीएम, और ये कब से लागू होने लगा, नहीं ये 19 वाला रूल नहीं बता रहा है, ठीक है, शुरू से ये ध्यान देना, ठीक है, मतलब वो अमाउंट 17-19 वाला बता रहा, ठीक है, यह वाला नहीं है, यह स्टार्टिंग से ही है, मतलब मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, आप लोग का नहीं है, हमने मेरा रजिस्ट्रेशन हमने आपसे माल खरीद लिया और 5,000 से ज्यादा खरीद लिया, तो गवर्नमेंट कहता हम नहीं जानते उसको, आप खरीद रहे हो, आप मुझे बताओ, उसे बोलते हैं आरसीएम, इसके अंदर टैक्स पे करना होगा, कैसे करना होगा टैली पड़ेगा तो समझो। अगला, अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स या सर्विस अप्लाई करता है, मतलब कोई एजेंट है और ऐसा गुड्स बेच रहा है जो क्या है टैक्सेबल है, टैक्स लेता है, ठीक है, देता तो नहीं होगा, एजेंट है केवल हो, ठीक है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख न हो। अब कहो सर टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या है, एजेंट का मतलब जैसे मान लो मेरा यही काम है कि बहुत सारे लोग आएंगे और उनको हम कोई गुड्स बेचवा देंगे, खरीदवा देंगे, मतलब वही मेरा काम है, और उसके जगह हम टैक्स लेते हैं, पैसा भी लेते हैं और उसका टैक्स भी लेते हैं, तो ऐसे पर्सन को भी क्या करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट का रूल है, बोला जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, ये तो पकड़े जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ना ये लाइसेंसी एजेंट होते हैं, कहीं अपना पोस्ट लगा देंगे, बैन वैन नंबर नंबर सब दे देंगे, और कुछ लोग है छुप छुप के व्यापार चलाते हैं, पता नहीं चलता है, लोग ही जानते हैं, अब पूछे कहीं भी अपना पोस्टर लगा देंगे, सब अपना नंबर दे देंगे सब, ठीक है, फोन लोग कर देंगे, डील हो जाएगा, माल भिजवा देगा, सारा काम करते हैं बहुत सारे लोग, बिना एजेंट के बड़े बड़े व्यापारियों से बात नहीं हो पाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, हर एक काम में एजेंट जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान देना। उसके बाद से नेक्स्ट, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे या आज के बाद से देखना, जैसे आप लोग डेल कंपनी है, ठीक है, डेल कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है, हर जगह छाया हुआ है, ठीक है, हम कोई डेल का कोई सामान खरीद लेते हैं तो आप लोग देखते होंगे, जब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली उसका मेन ब्रांच है तो सामान खराब हो जाता है तो हम दिल्ली जाते हैं क्या, नहीं, हमारी नियरेस्ट कहीं मिल जाता है उसका सर्विस सेंटर, या हम फोन कर देते सर्विस हमको मिल जाता है, ठीक है, घर पे भी आ जाते हैं लोग, ठीक है, वो कैसे होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, तो आती हम खर्चा कम करेंगे कमाएंगे ज्यादा, तो कुछ लोग ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से डील कर लेते हैं कि सर सारा काम आपका मैं करूं, नाम केवल आपका रहे, पैसा मेरा लगे, मेन पावर मेरा रहे, और जो मैं सर्विस दूंगा उसके वजह कुछ हम चार्ज लेंगे बस, वो मुझे आप इजाजत दे दो, परमिशन दे दो कि आपके नाम से मैंने वो सेंटर खोल लूं, वो ऑफिस खोल लूं, वो कार्यालय खोल लूं, जिससे उस सर्विस को दे सके, ठीक है, तो मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या करते हैं उस कंपनी से डील करते हैं और अपना उसी क्षेत्र में जो एरिया दिया था ऑफिस खोल लेते हैं, तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो उस ऑफिस से संपर्क होता है, वो जाता है बनाता है, जो चार्ज लेना वो ले लेता है,
ठीक है, और उसके बाद से उसका भी व्यापार चलता है, उसको भी कमीशन मिलता है और आसानी तरीके से लोग व्यापार कर ले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा व्यापारी है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, बचने वाला नहीं है। जब तक छुप छुप के चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जानता है, लेकिन जब सामने आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद से नेक्स्ट, जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना व्यापार करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन, जैसे बहुत सारा नाम सुने होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, बेवकूफ.com है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है सब? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब इंटरनेट से सामान खरीदते हैं और वह इंटरनेट से बेच देता है, ऑनलाइन सारा लेन देन होता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और ऐसी कोई भी कंपनी है और व्यापार उसका वैसा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन कर रहा है, तो 40 लाख नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको कराना होगा अगर ऐसा काम कर रहे हो तो। इसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगला, फिर से अगला पॉइंट बताया जा रहे हैं कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी, मतलब वो भारत का न हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर कम क्यों ना हो। मतलब ऐसी कंपनी जो हमारे यहाँ की नहीं है और मेरे जैसे और आपके जैसे पर्सन से वो क्या करता है, हम लोग सर्विस से लेते हैं, वो सर्विस देता है किसके लिए? ऑनलाइन कोई डाटाबेस रखते हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल करते हो, और जीमेल हो गया, कहाँ का है? हमारे यहाँ का है, अदर कंट्री का है। वन ड्राइव हो गया, हमारे यहाँ का नहीं, अदर किसी कंट्री का है। ड्रॉप बॉक्स हो गया। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म क्या करते हो आप लोग? विदेश का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो वो अगर सर्विस हमारे यहाँ दे रहा है और हम सर्विस ले रहे हैं और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो बताओ वह केवल रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता होगा क्या? अनरजिस्टर्ड को देता है, ज्यादा से ज्यादा देता है। तो गवर्नमेंट का दबाव तुम्हें भी नहीं बचोगे, तुमको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे जीमेल पे आप लोग कितना जीबी रख लेते हो? 15 जीबी तक। ऐसे बहुत सारे लाखों वेबसाइट पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट जानता है तो कराना पड़ेगा। और लास्ट, ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते होंगे, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ठीक है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, और किसी प्रोजेक्ट को लेती हैं, उसके बड़े बड़े ठेकेदार भी होते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम इतने समय में पूरा कर देंगे, मतलब वो कंपनी उस ठेकेदार को क्या देता है? डील उनके बीच होता है कि लो मैं इतने करोड़ का आपको यह प्रोजेक्ट देता हूँ, आप पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, मेरा वो काम हो जाना चाहिए। अब बताओ, अडानी जी हर जगह नहीं जाते हैं काम करवाने के लिए, उससे बहुत सारे बड़े बड़े ठेकेदार जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट आता है, डील होता है, और जो ज्यादा अच्छे से सर्विस देता है वो डील कर लेता है और पैसा ले लेता है। और जब काम फाइनल हो जाता है, पैसा अपने पास से लगाता है, और जब काम फाइनल होता है, जब प्रूफ हो जाता है कि हाँ सही है, जैसा मैं चाहता तो वैसा ही बना है, तो वो पेमेंट होता है। अडानी ग्रुप है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों को अपना प्रोजेक्ट देती है, लो ये इतने समय बना के दिखा दे, बनना चाहिए, वो जिम्मेदारी से लोग बनवाते हैं, हर जगह नहीं फैला रहता है। तो दिक्कत क्या होती है, उनका करोड़ों का फायदा होता है। तो जब करोड़ों का फायदा होता है तो कहा जाता है बड़े बड़े जो ठेकेदार जो इनकम होगा उनका, तो उस कंपनी से कह दिया जाता है उसका क्या कर लेना, टीडीएस काट लेना। और टीडीएस काट के किसको देना? मुझको दे देना, तो भाग जाएगा, हम नहीं जानते हैं और तुम्हारा काम भी हो गया है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां ना बड़े बड़े ठेकेदारों से पैसा काट लेती है टीडीएस के रूप में, बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये इनकम पे लगता है ज्यादा। ठीक है, और वह गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो इनकम टैक्स का यह चैप्टर है, बस यह समझना, टीडीएस डिडक्ट करता हो तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम इनकम टैक्स वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसी के से रिलेटेड आता है। यहाँ तो समझ आया? मतलब यह कहानी केवल किसका था? रजिस्ट्रेशन का, कि कौन कौन कराएंगे कौन कौन नहीं कराएंगे, क्या लिमिट रखा गया।
क्या कर रही हो? हाँ, सब कहानी खत्म हो गया। चलिए ठीक है। देखिए, ए शांत रहो। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान है, फायदे ज्यादा है। जैसे एक तो अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, ठीक है, और इस रूल के अंतर्गत आते, तो गवर्नमेंट अगर जान लिया तो आपको व्यापार चलाने नहीं देगा। तो पहले तो नुकसान यही है, अब पहला फायदा यही है, ठीक है, चलाने नहीं देगा। अगर चलाना चाहते हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। दूसरा, आप जो जिससे खरीदते हो, टैक्स देते हो, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हो तो आप जितना देते हो उतना क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि हम इतना जीएसटी दिए और बेचते समय इतना लिए, ये आपका पैसा चला जाएगा। और किससे कितने का खरीदे थे, कितना टैक्स दिए हो, वो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगा, तुम कितना लिए हो ले लो, जो दिक्कत होती है। सेकेंड, जो गवर्नमेंट के जो भी सर्विस मिलते हैं, ठीक है, और जब भी चेकिंग जाता है, आयकर डिपार्टमेंट वाले जाते हैं, सेल टैक्स वाले जाते हैं, तो अगर आपका जीएसटी नंबर रहेगा और उस रूल के अंतर्गत रहेंगे तो आपका दुकान बंद नहीं होगा, आप पकड़े नहीं जाओगे, कोई जुर्माना नहीं होगा। तो अभी हाल ही में आए थे जीएसटी वाले 3-4 महीने पहले, आप लोग सुने होंगे, मैक्सिमम दुकानें बंद चल रही, ठीक है, सुबह खोलते थे 2 घंटा, फिर तो बंद कर देते, ठीक, 10 बजे आते थे और मैक्सिमम लोग का चालान काटे थे, ठीक है, अब बहुत से लोग पे भी किए। तो यह नुकसान है। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि अगर व्यापारी हो हमारे यहाँ के और मेरे रूल के हिसाब से चलोगे तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे से व्यापार चला पाओगे, और नहीं कराओगे, जब पकड़े जाओगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सब कमाई एक ही बार हम वसूल लेंगे, ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगी तो जेल में भी बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसके कानून बनाए गए, रूल बनाए तुम्हारा ना, इसलिए नहीं देखते हो कि गोरखपुर तो कौन है बाबू, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाले जा रहे हैं, सब पहले स्टेटस सबका गिर गया, सुने होंगे आपने, क्या पढ़ाना में जैसे आता है, गांव में फोन कर देते, सब जल्दी से बंद कर देना, चेकिंग आ गया है, सब बंद कर देते हैं। अभी नहीं, नकली सामान बेचते, असली बेचते, फिर भी बंद कर देते जिसका है उसको वो भी बंद कर देगा, क्यों? क्योंकि कई लोग का हिसाब किताब मेंटेन नहीं रहता, पूछने लगेगा तो बता नहीं पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। बोलो। जीमेल में जो गूगल ड्राइव है 15 GB तक डाटा रखा जा सकता है, मारेगा तुमको, 15 MB तक डाटा शेयर किया जा सकता है, शेयर मतलब सेंड किया जा सकता है, एक बार में 25 MB तक, ठीक है, डाटा 25 GB तक मतलब 15 GB तक स्टोर किया जा सकता है। हो जाओ, इसे कहो, डाटा भेज सकते हैं 25 MB तक, स्टोर कर सकते हैं 25 GB तक।